बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ रिलेशंस इनके बारे में पढ़े कि किस तरह कोई थेफ्ट या एक्सटॉर्शन रॉबरी बनती है और कब कोई रॉबरी डकैती बनती है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बेसिक फ़र्क क्या था कि थेफ्ट में अगर कोई शख्स विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर नॉलेज आपकी मूवेबल चीज़ को आपकी पोजेशन से बाहर लेकर जाए तो थेफ्ट। और अगर कोई शख्स आपको थ्रेट करते हुए आपकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी विद योर कंसेंट आपसे ले, क्योंकि उसने थ्रेट किया तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, बट अगर आप ख़ुद उसको वो चीज़ दें तो फिर ये क्या कहलाएगा, एक्सटॉर्शन। रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, बेसिक डिफरेंस दैट इन एवरी रॉबरी देयर इज़ इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी ख़ुद कुछ नहीं होता, कोई अलग नहीं है। थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में इमीडिएट डेंजर टू लाइफ, हर्ट, रेस्ट्रेंट या कोई अगर ऐसी चीज़ ऐड हो, इट बिकम्स आ रॉबरी। एंड इफ़ द रॉबरी इज़ कमिटेड बाय 5 और मोर देन 5 persons, इट इज़ कॉल्ड डकैती। अब थेफ्ट के बारे में जो लॉ कुछ कहता है उसके बारे में बेसिकली थेफ्ट डिफाइन हुआ 378 में। पहला जो लफ्ज़ है, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा, इसको एग्जाम्पलीफाई करते हुए कि सेम इस मोबाइल को अगर कोई शख्स लेकर गया था तो कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ, थेफ्ट भी, एक्सटॉर्शन भी, रॉबरी भी, डकैती भी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी। फ़र्क किस चीज़ का था, इंटेंशन का और कानून में लिखे गए अल्फाज का। जब हम बात करते हैं थेफ्ट की तो सबसे पहली चीज़ इसमें उठाते वक्त ही क्या होना ज़रूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना ज़रूरी। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आप कोई चीज़ इसलिए उठाते हैं कि ताकि उसको आप सेव करें, प्रोटेक्ट करें, तो ये थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट सिर्फ की सूरत में होगी कि जब आप कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को उठाएंगे। तब कौन सी चीज़ को उठाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी चीज़ उठानी है आपने। अच्छा, अब एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करें जनाब, यहाँ पर आप समझने वाला पॉइंट अभी आ रहा है। अगर कोई शख्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी को टेक अवे करे फ्रॉम पोजेशन, टेक अवे फ्रॉम पोजेशन, टेक अवे फ्रॉम पोजेशन। मोबाइल किसका है, ये मेरा ही है ना, सबको पता है यार। ये मोबाइल ऐसा करना, अपने पास रख लें। मोबाइल किसका है, मेरा। मोबाइल अपने पास ही रख लें तुम, बाद में आपने क्या करना है, जाके हामिद को दे देना या कल मुझे दे देना, ठीक है। कल कोर्ट में मुझे आपने ये फ़ोन दे देना। कौन सा ऑफेंस हुआ, अभी तक कोई ऑफेंस नहीं हुआ। यार भाग के जा उधर से, वो ले आ, उसे को वो गर्म पानी दे। 7 क्लास से पहले रखवा दिया कर। अच्छा जनाब, क्या लफ्ज़ क्या पढ़ा रहा था मैं, टेक अवे फ्राम पोजेशन, टेक अवे फ्राम पोजेशन। वो किधर गया, चला गया। मैंने फ़ोन उठाकर क्या कर लिया, किस लिए जेब में डालोगा। अच्छी इंटेंशन हो सकती है, क्यों। ओह ना, टेंडर पड़ा था यार, मैंने उठा लिया, कोई उठा ना ले, तुम लोग चोर बैठे हो। हैदर तो शक्ल से ही ऐसा लग रहा है, फिर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बता। मेरी चीज़ है यार, और इंटेंशन बुरी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। चलो वो जब होगी तब बताता हूँ, फिलहाल इसको छोड़ दें। फिलहाल यहाँ पे एक लफ्ज़ पढ़े, क्या लफ्ज़ है, टेक अवे फ्राम। जो पॉइंट समझना है वो है पोजेशन, नॉट फ्राम द ओनरशिप। टू टेक अवे फ्राम द पोजेशन एंड नॉट फ्राम द। इस बेस पर हमने पूरा एक थीसिस डेवलप करना है अभी, इसी एक सिंगल सेंटेंस की बेस पे मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा ना, पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। चौथी चीज़ क्या होना चाहिए,
विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। और अगली चीज क्या है, उसको किधर लेकर जाना, आउट ऑफ कंट्रोल, उसके कंट्रोल से बाहर लेकर जाना। अगर ये एसेंशियल्स पूरे होंगे तो उस सूरत में थेफ्ट हो सकती है। अगर ये एसेंशियल्स पूरे नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में थेफ्ट नहीं हो सकती। थेफ्ट कमिट करने के लिए इन एसेंशियल्स का पूरा होना जरूरी। यार शेफ फोन वापस कर दे मेरा। मैंने किसको दिया था यार, इसको नहीं दिया था। ये अब जरूर मिस एप्रोप्रिएशन गया किधर है। या तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, किस तरह, मैंने इसको इमानत के तौर पर दिया था ना। फ़ोन की तरह भाई, जाओ जो मर्ज़ी करो, पर्चा कराओ, जो मर्ज़ी करो, मुझे फ़ोन चाहिए। मुझ पे हो सकता है, मैं तो ओनर हूँ। मैं कौन हूँ, ओनर। प्रोपोजिशन ये है, क्या कोई शख्स अपनी ही चीज़ की चोरी कर सकता है कि नहीं। क्या कोई मालिक अपनी ही चीज़ की चोरी कर सकता है कि नहीं। अब मेरी इंटेंशन क्लियर होगी कि मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा फ़ोन दो, इट मीन्स कि जब वो फ़ोन उठाया मैंने तो मेरा इंटेंशन क्या था, डिसऑनेस्ट था, ताकि मैं इससे वो चीज़ क्लेम भी कर सकूँ और वो चीज़ उठा भी लूँ। ये जाता है जाके FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR के बाद पुलिस आती है जनाब, इन्वेस्टिगेशन होती है और फ़ोन किससे रिकवर हो जाता है, मुझसे। जब मुझसे कोई फ़ोन रिकवर होगा तो मैं सबसे पहला क्या कहूँगा कि ये मेरी मलकियत है जनाब। आप मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हो, उसके अंदर मैंने बार बार ये फ़ोन सब लोगों को दिखाया है कि ये फ़ोन मेरा है, ये फ़ोन मेरा है। मैं अपनी ही चीज़ की कैसे चोरी कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या फ़ोन मूवेबल है, मूवेबल है। क्या किसी की पोजेशन से लिया गया, ओनरशिप नहीं, किसी की क्या उसकी कंसेंट थी जब मैंने ये फ़ोन लिया, कंसेंट नहीं थी। और उसके कंट्रोल से मैंने क्या कर दिया, इसको आउट कर दिया। और इरादा भी क्या था मेरा, अगर डिसऑनेस्ट ना होता मैं इसे क्लेम क्यों करता। मैं इसको खाली ये कहता कि यार तुमने गलत किया, यार फ़ोन तो जो है ना वो अनअटेंडेड छोड़ के चला गया था, मैंने फ़ोन उठा लिया, तो मेरा इरादा ठीक था। लेकिन अगर मैंने फ़ोन उठाने के बाद इससे क्लेम किया तो ये शो हुआ कि मेरा इरादा ठीक नहीं था। जब इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए तो इट मीन्स दैट वन पर्सन कैन कमिट थेफ्ट ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी एज वेल। एसेंशियल्स का पूरा होना ज़रूरी है। एसेंशियल पूरे, इस तरह अक्सर होता नहीं है। आप लोग चले जाते हैं जनाब अपना सेल फ़ोन या कोई भी चीज़ रिपेयरिंग के लिए किसी को देते हैं, जब आप दुकान पे लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं है। आप वो चीज़ उठाते हैं, जल्दी में चले जाते हैं, बाद में वो बंदा आपको कॉल करता है, जी वो सॉरी जी आपकी चीज़ गुम होगी, हम कंपनसेट कर देते हैं। आप कहते हैं हाँ हाँ कंपनसेट कर दो। तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। क्यों चोरी कर लिया, क्योंकि आपने जिस शख्स की पोजेशन में वो चीज़ थी उसकी कंसेंट के बगैर, उसके कंट्रोल से उसको क्या कर दिया, मूव कर दिया। अब आगे ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो ये चीज़ें एक्सपैंड होती चली जाएंगी। एक्सपैंड कैसे होती चली जाएंगी, आप लोगों में से अगर कोई ये शख्स फ़ोन उठा ले और मुझे पता चल जाए और मैं कहूँ जनाब तलाशी लो, गेट पे खड़े होकर शेप जाओ और गेट पे तलाशी लो। किसी भी बंदे को आपने तलाशी के बगैर जाने नहीं देना, किसी भी बंदे को तलाशी के बगैर जाने नहीं देना। और ऐसी सूरत में एक बंदा देखता है ये तो मामला भी ख़राब हो रहा है, वो राइट लेफ्ट देखता है, इसको इसी कमरे में किसी ऐसी जगह पर छुपाता है कि जहाँ पर हमारा ख्याल आम तौर पे ना जाए। अब उसमें एक शिक पूरी नहीं हुई, क्योंकि चीज़ कहाँ पे पड़ी है, पोजेशन से तो गई नहीं है, तो मेरे कॉलेज में है, तो मेरे कंट्रोल में, तो क्या फिर भी थेफ्ट हुआ। फिर वो एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को उठाए और उसको किसी ऐसी जगह छुपाए कि जहाँ पर उसका इरादा हो कि मैं बाद में आके ले जाऊँगा, तो स्टिल इट्स आ थेफ्ट। क्योंकि अगर कोई इंग्रेडिएंट इस तरह पूरा ना भी हो तो फिर भी ये क्या होगा, थेफ्ट होगा। A thing so long as it is attached to the earth not being movable, property is not subject to the theft. दरख्त थेफ्ट नहीं हो सकती, दरवाजे की थेफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसने ऊपर मेंशन कर दी है मूवेबल। लेकिन वो कहता है जब तक दरख्त ज़मीन में लगा है थेफ्ट नहीं होगी, काट दिया तो फिर क्या हो सकती है, उसकी थेफ्ट हो सकती है। सेकंड एक्सप्लेनेशन, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द स्वेयरनेस मे बी अ थेफ्ट। A person is said to cause a theft to move by removing an obstacle which prevented it from moving.
आर बाय सेपरेटिंग इट फ्राम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। कोई समझ आई किसी को इस चीज़ की? किसी तो कोई ढोर डंगर है, कोई ढोर डंगर वाला केड़ा जो कि मैं जंगावा 10-12। अब देखो गाय और भैंस उसको अपने फॉर्म पे रोकने के लिए, बाड़े में रोकने के लिए क्या करते हैं जनाब? क्या करते हो? बांध के रखते हो। एक बंदा आकर अगर वो खोल दे उसकी रस्सी तो वो भागेगा कि नहीं भागेगा? भाग जाएगा। अब मोहसिन कहता है मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। वो कीता की है तू? जो मैं तो खाली रस्सी खोल ली है, चोरी कोई नहीं की थी। और रस्सी खोलने से क्या हुआ? भाग गया। अब ये एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ें और मुझे बताया कि क्या ये चोरी, इसने ये जानवर लेकर नहीं गया, इसने खाली जानवर की क्या खोली है? रस्सी। सवाल ये है कि प्रोपोजिशन उसने आपको दी है कि जनाब अल्लाह रखा गया और उसने अल्लाह दिता की जो है वो बाड़े में जाके जानवरों की रस्सी खोल दी। अब जो है वो आपके पास अल्लाह दिता आया है, वो अल्लाह रखा के जो अल्लाह रखा आया और वो अल्लाह दिता पे पर्चा करवाना चाहता है। आप उसको सजेस्ट करें कि उसके ख़िलाफ़ कौन सा जुर्म हो सकता है। अब वो आपको दे क्या रहा है, इलस्ट्रेट किस चीज़ की कर रहा है कि उसने खाली क्या किया है? रस्सी खोली है, उसके अलावा उसने कोई और काम किया नहीं है। तो सवाल ये है कि रस्सी खोलना कौन सा जुर्म है? 3 एक्सप्लेनेशन पढ़ें और मुझे बताएं कि थेफ्ट है या नहीं, बस यस नो करना है आपने। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है कि अगर कोई चीज़ किसी को रोक रही थी और आपने वो उसकी ऑब्स्टेकल ख़त्म कर दी, वो रस्सी उसकी ऑब्स्टेकल थी कि वो जिसकी वजह से वहाँ पर वो चीज़ ठहरी हुई थी, आपने उस ऑब्स्टेकल को मूव कर दिया, तो इट मीन्स आपने जो ऑफेंस किया है रस्सी का खोलना इज इक्वल टू थेफ्ट। अब देखा जाए तो ना तो आप उसमें क्या करके जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल, आप तो कुछ नहीं कर रहे, बट यू आर काजिंग दैट थिंग टू मूव आउट ऑफ कंट्रोल। किस बेस पर? उसकी रस्सी को खोल कर। तो ये क्या ऑफेंस आपका हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। A person who by means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal। तो आगे उसने मज़ीद उसको एनिमल के साथ अलग से भी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप सिर्फ उसकी रस्सी खोल कर उस जानवर को मूव होने पे मजबूर करें तो जानवर जांदी बाकी जड़ी जड़ी शाह नाल ले गया, किसी खोती दी रस्सी खोली नाल रेडी भी लेके नस गई। तो आपके ऊपर चोरी का पर्चा किस चीज़ का होगा? खोती अलॉन्ग विद रेडी। तो खोती रेडी का आपके ऊपर पर्चा हो जाना, ये बात याद रखें। ऐसी हरकत और शरारत करने से पहले आपने आज के बाद क्या करना है? सोच लेना है। इस तरह अक्सर होता है ना कि लोग शरारत के तौर पर किसी के जानवर की रस्सी खोल देते हैं। अब उस पर कौन सी FIR और थेफ्ट तो हमारे जहन में है कि बनते ही नहीं है, क्योंकि उसने कौन सा चोरी की है, शरारत की है। ये शरारत नहीं है, एज पर लॉ इट्स आ थेफ्ट। The consent mentioned in the definition may be expressed or implied and may be given either by a person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied। अगर ये चीज़ उसने क्लियर कर दी कि यहाँ पे विदाउट कंसेंट है। हाँ, अगर कोई बंदा आपको इम्प्लाइड कंसेंट भी दे दे तो फिर ये थेफ्ट काउंट नहीं, कंसेंट आ गई, कंसेंट जिस तरह से भी आ गई तो आपकी थेफ्ट नहीं होगी। थेफ्ट हमेशा होती ही कैसे है? विदाउट कंसेंट। इट मीन्स कि अगर मैं आपको कहूँ कि चल जी फ़ोन ले तो लेके नस जा और उसके बाद पर्चा करवा दूँ, तो मैंने तो आपको फ़ोन दिया है, तो ये थेफ्ट में नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज में है ये चीज़ मैंने आपको दी है। जब तक ये चीज़ आएगी तब तक क्या नहीं होगा। अब इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ना शुरू कर दें थेफ्ट की। जितनी मैंने आपको बातें बताई है ना, वो एक अंगूठी वाली मिसाल इसमें बड़ी बार आती है, पेपर में आई हुई है कई बार, वो भी इसमें लिखी होगी। ये जो मैंने आपको कहा था कि चीज़ उठाकर क्या कर दी थी उसने ऊपर शेल्फ, तो वो भी इसी में लिखा होगा। ये सारी इसमें थेफ्ट के आप देखेंगे तो जब भी थेफ्ट आएगा ना सीजे के अंदर, ये नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ थेफ्ट, बल्कि वो कोई इलस्ट्रेशन उठाएगा, एक ऐसी इलस्ट्रेशन जो जनरली हमारा जहन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, जो थोड़ा सा उसमें कोई एक्सेप्शन क्लास में जा रही होगी, और वो हमसे पूछेगा बताएं ये कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ, तो हम परेशान हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जल्दी जल्दी देखते जाएंगे आप। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of their possession without Z consent. Here, as soon as A severed the tree, in order to such taking, he has committed the theft। जैसे ही आपने दरख्त काट दिया, लेकर गए या नहीं गए, उसने कहा जैसे दरख्त काट दिया आपने क्या कर दी? चोरी कर दी। पॉइंट समझ आया कि नहीं आ गया? इसमें क्या चीज़ मिस हो गई? आउट ऑफ कंट्रोल लेकर जाना। वो कहता आपने काट दिया तो बस काटना ही काफ़ी है। किस चीज़ के लिए काफ़ी है? थेफ्ट कमिट होने के लिए।
ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट। समझ आइए इस गल दी। कबूतर चोर के बैठे हुए विच, कबूतर का किसी ने शौक है? कबूतर का किसी ने शौक हो? कोई शौक कोई नहीं। क्या करते रखे हुए हैं? हाँ? कहानियाँ भी पता नहीं खाली रखे हुए ने। कबूतर चोरी करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? कबूतरी लेके जाते हैं, और कबूतरी लेकर जब जाते हैं तो कबूतर कबूतरी के साथ जाता है। कबूतरी थोड़ी सीखी होती है, कबूतरी आकर थोड़ी जगह पे बांधी है, कबूतर नाप कहते साइड पे कर लो। अब आप चोरी करके लाए हैं वहाँ से, वो तो कबूतरी लेके आई है, बट चोरी है। इसी तरह एक ऐसी चीज़ जो डॉग्स जिसको पसंद करते हैं, अगर आप वो चीज़ प्लेस करें अपनी पॉकेट में और कोई ऐसे जानवर को दिखाएं कि जो उसकी वजह से आपके पीछे पीछे, अब देखिए इसमें आपने उसको ज़बरदस्ती कोई वहाँ से, वो तो खुद आपके पीछे पीछे चल रहा है, बट इंटेंशन आपकी ये है कि आप जानबूझकर, आपको पता है कि इस चीज़ के दिखाने से क्या होगा, ये जानवर ऐसे आएगा। इसमें भी मैं अगर आपको पुराने चोरों की कहानियाँ सुनाऊँ तो शायद आपको अजीब लगे, बट लॉ है, इसमें केसेस हैं, 2-3 केस मैंने किए थे। उसमें एक शख्स ने कुत्ते रखे हुए थे अपने फार्म पे, और वो कुत्ते ऐसे थे जो बहुत ही उसके वफ़ादार थे। लेकिन जो नेचर है ना, वो नेचर से आप नहीं हट सकते। वफ़ादारी अलग है पर नेचर अलग है। तो जो जानवर होते हैं इनकी सेंस ही कौन सी होती है? स्मेलिंग सेंस। वो करते क्या थे जालिम चोरी करने के लिए? वो हर जहाँ, और आमतौर पर होता यह है कि जहाँ पर कोई अच्छा जानवर रख दिया जाए ना, ख़ासतौर पे कुत्ता, वहाँ पे मालिक बड़ा बेफिक्र होकर सोता है। उसे पता है कि मैंने जो चीज़ रखी है ना, ये यहाँ से हिलेगी नहीं। अब चोर क्या करते थे? चोर ये करते थे, कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर वो, अब उनको पता है कि ये कुत्ता किस नस्ल का है और इसको कौन सी नस्ल की कुत्तियाँ पसंद होगी, तो उसकी शिट उसके ऊपर करवाते थे ताकि उसकी स्मेल आ जाए। और फिर जाकर वो उस घर के बाहर खड़े होते। अब वो साइकिल या किसी चीज़ पे क्या करते, उसको जो है वो कपड़े को भगाते, आगे भी ले जाते इसको। अब कुत्ते को ये पता है कि ये क्या है, स्मेल आ रही है, वो स्मेल पे जा रहा है। वो सारी जो प्रेमिसेस है वो छोड़ के स्मेल के ऊपर जाते, पीछे क्या करते वो सारे के सारे। इस तरह के बड़े केस हुए थे कि जिसमें परेशानी ये थी कि आखिर ये चोरी हुई कैसे है इन कुत्तों की मौजूदगी में। तो बाद में पता चलता था कि ये इस तरह करके जो चोर थे वो इस तरह करके ये सारे काम करके चले गए। अब तो ये चीज़ें क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। पहले इस किस्म की चोरियाँ, और पहले बड़े वो होते थे, खोजी कुत्ते भी होते थे, और बड़ी जनाब वो स्कीमें और बड़ा कुछ चलता था। अब वो किस्से कहानियाँ सारी ख़त्म होगी। लेकिन कानून किस दौर का है? 1860 का। लिहाजा यहाँ पर आज भी आपको कौन सी मिसाल मिलेगी इलस्ट्रेशन में? A puts a bait for dogs in his pocket and thus induces Z dog to follow it. Here, if the A's intention be dishonestly to take the dog out of Z possession without Z consent, A has committed theft as soon as Z dog has begun to follow A. तो उसने क्या कमिट कर दिया? चोरी। A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z plate, dishonestly runs away with the plate without Z consent. A has committed theft. लेकिन अब देखें यहाँ पे फ़र्क आएगा। ए ने क्या किया था, उसको जिम्मेदारी दी थी, 379 नहीं लगेगा, 381 लगेगा। है थेफ्ट। थेफ्ट की डेफिनेशन किस में है? 378। इसकी जो पनिशमेंट हम देखेंगे ना, थेफ्ट की एक सिंगल पनिशमेंट नहीं है। थेफ्ट की जो पनिशमेंट्स हैं वो 379 में भी है, और उसके बाद 380 में भी है, 381 में भी है, 381A में भी आएगी, मुख्तलिफ आएंगी। कि जब देखें, एक तो वो शख्स चोरी करके जा रहा है कि जिसका आपको पता ही नहीं है वो चोर ही है, और अगर वो शख्स चोरी करे कि जिसके ज़िम्मे आपने कोई चीज़ लगाई हो, तो उसकी सज़ा कम होनी चाहिए, चोर से ज़्यादा होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसने आपका एक लिहाज से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो किया है, बट वहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब बनता है? कि जब किसी XYZ को आप कोई चीज़ दें सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो उसकी इमानत में जो है वो ख़यानत ना करे, तो फिर वो, और अगर कोई मुलाजिम है आपका और आपने उसको घर में रखा हुआ, वो घर की कोई चीज़ चोरी कर ले, तो है थेफ्ट ही, लेकिन थेफ्ट में वो जो थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, उसकी सज़ा ज़्यादा होती है, 7 साल। नॉर्मल थेफ्ट की जो सज़ा होगी 379 में, वो कितनी होगी? 3 ईयर्स। बाकी जितनी थेफ्ट की हम सज़ा पढ़ेंगे सारी कितनी पढ़ेंगे? ऑटो थेफ्ट भी पढ़ेंगे, सारी सज़ा कितनी होगी वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले थोड़ी सी इलस्ट्रेशन इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में अगर कोई सवाल आएगा यहाँ से तो सिंपल नहीं आएगा, वो किस चीज़ में से आएगा? किसी ना किसी इलस्ट्रेशन में से आएगा।
उसके बाद जनाब ए गोइंग ऑन जर्नी इंटरेस्ट हिज प्लेट टू ए द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस। अब अगेन द कीपर ऑफ द वेयर हाउस। अब यहाँ पे थोड़ी सी अब देखें, अगर हम ये चीज़ें ना पढ़ें, अगर हम ये चीज़ें ना पढ़ें, तो मैंने आपको ये बताया था कल लास्ट लेक्चर में कि अगर आप कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी को इंटरेस्ट करेगा और वो उसमें किसी भी किस्म का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो इट्स कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट की जा रही है। अब कोई फ़र्क मुझे बता सकता है कि जब किसी को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की जाए तो कब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा और कब ये थेफ्ट होगी? कोई बता सकता है? कोई फ़र्क क्लियर कर सकता है? तारिक, क्या आप मेरे पास काम करते हो? मेरे पास काम करते हो? नहीं करते। अगर मैं तारिक को ये फ़ोन दूँ कि जाओ ले जाओ और अपने पास हिफाजत से रख लो, ये मुकर गया, अपने यूज़ में इसने कन्वर्ट कर लिया, ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और अगर ये फ़ोन यहाँ से मोहसिन या शुएब लेकर जाए तो ये क्या होगा? थेफ्ट, क्योंकि इनको ये चीज़ें इंटरेस्टेड हैं। ये बेसिकली क्या है? दे आर द मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो यहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं। अगर ये कोई काम करेंगे तो वो किस में आएगा? थेफ्ट। क्योंकि अब दोबारा इसमें सेकंड वो पढ़ें, कहता है कि ए द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस, क्योंकि ही इज़ द कीपर ऑफ द वेयर हाउस। अगर वो कोई चीज़ मूव करेगा तो वो क्या होगा? वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? थेफ्ट होगा। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस। चीज़ मिल गई। अब क्या मिलने वाली चीज़ की थेफ्ट हो सकती? कहता हो सकती। कब होगी? कहता कि जी हेयर द रिंग इज इन द जेड पोजेशन एंड इफ डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट ए कमिट्स थेफ्ट। उसको रिंग मिल गया जो कि जेड की है, in the house of which Z occupies. Here the ring is in the Z possession and if A dishonestly removes it, A has committed theft. ये फ़र्क है जनाब सबसे बड़ा। थेफ्ट और किसका? किसका? सरका। सरका कहते हैं हुदूद के तहत, जब आप किसी भी चोरी पर हुदूद का ऑफेंस लगाना चाहें तो कौन सा आपका लगेगा? सरका। सरका और थेफ्ट में बेसिक फ़र्क क्या है? देखें, अगर मैं ये पर्स किसने रखा है टेबल पे? मैंने खुद रखा है। मुझे क्या चाहिए? अपनी चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। मैं अगर अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करता और आप इसको उठा कर ले जाते हैं, ये कभी भी सरका हुदूद में नहीं आएगा, क्योंकि हुदूद में ज़रूरी है कि फ्राम द सेफ कस्टडी, फ्राम द हिर्ज, आप किसी की चीज़ को मूव करें। अब दर हकीकत आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लेकर नहीं जा रहे, आपको वो चीज़ पड़ी हुई कहीं से मिल गई। अगर मेरे घर से कोई मेरी चीज़ आपको मिली और आपने वो अपने पास रख ली, आल दो आपने चोरी की नीयत से उठाई नहीं है बट रख ली, तो स्टिल इट्स अ थेफ्ट। पूरा मेरा जो घर है, मेरी जो प्रेमिसेस है, वो मेरा कंट्रोल है। उसमें से अगर कोई मेरी चीज़ आप उठाएंगे, चाहे वो आपको मिले ही क्यों ना, तो ये क्या होगा? थेफ्ट। ये रिंग वाली दोबारा पढ़े इलस्ट्रेशन जल्दी से, कोई बंदा पढ़े, रिंग वाली इलस्ट्रेशन को पढ़े जल्दी से। हाँ जी, ये फाइंड्स है। देखिए, अब उसने चोरी तो नहीं की, उसको खाली क्या हुआ है? मिली। तवीज़ इसमें थोड़ा सा हिला दे। चोरी नहीं की, उसको खाली क्या हुआ है? मिली। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये क्या है? थेफ्ट है कि नहीं है? अगर वो उसको अपने पास रख ले तो फिर ये क्या बन जाएगा? थेफ्ट बन जाएगा। A sees ring belonging to Z lying on the table in Z house, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and reduction. A hides the ring in a place. A कौन सी मिसाल जो मैंने कहा था, किसी ने मोबाइल को सीलिंग में क्या कर दिया? छुपा दिया। तो ये भी क्या हुआ? थेफ्ट हो गई। A delivers his watch to Z, a jeweler, to be regulated. किस लिए दी है? घड़ी सही करने के लिए। Z कैरीज इट। अब कोई बंदा ये भी पूछ सकता है कि सर वो घड़ी ज्वेलर को तो नहीं दी जाती, वॉच मेकर को दी जाती है। गरीब लोगों की घड़ियाँ वॉच मेकर को दी जाती हैं, अमीरों की घड़ियाँ ज्वेलर को दी जाती हैं। क्योंकि अगर राडो किसी ने पहनी हो तो उसमें एक्चुअली क्या होता है? गोल्ड की पिनें होती हैं और उसमें डायमंड्स लगे होते हैं। ये जितनी भी ये जो घड़ियाँ आप कभी सुनते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब ने 5 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, तो वो 5 करोड़ की घड़ी इनफेक्ट होता क्या है? वो गोल्ड, प्लैटिनम और जो इसमें डायमंड्स वगैरह उसके साथ बनी होती। तो ऐसी घड़ी जब ख़राब होती तो वो जाती भी किसके पास है?
ज्वेलर के पास जाती है, इसलिए। तो पुराने दौर में भी जो घड़ियाँ थी वो वॉच मेकर नहीं बनाते थे। पुराने दौर की जो घड़ियाँ होती थी वो हमेशा प्योर मटेरियल्स की बनती थी। कब की बात कर रहे हैं हम? 1860। उसमें हर अरे गैरे के हाथ में घड़ी नहीं होती थी। घड़ी किसके हाथ में होती थी? जो उसको अफोर्ड कर सकता था। तब ये चाइना वाली घड़ियाँ 1860 में नहीं आई थी। तो इसलिए घड़ी किधर गई है? ज्वेलर के पास। चाइना था भाई, चाइना था। चाइना तो आप जब पढ़ते हैं, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, हाँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था। जैसे अगर हम कहें कि पाकिस्तान, ये तो इंडस सिविलाइजेशन से ये जगह मौजूद है, यहाँ पे हुकूमतें चलती आ रही हैं। ये जो करंट जो हमारी हुकूमत और गवर्नमेंट और ये जो करंट रिकग्निशन स्टेटस, ये अब आके बना है। मुल्क तो था ना, और बहुत पहले से था। अच्छा जनाब, इसमें क्या हो गया? इसमें ये हो गया कि ए डिलीवर्स इज वॉच टू जेड, अ ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड, जेड कैरीज इट to his shop, a not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch, as the security enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand and carries it away. Here's a, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft in much as what he did was not done dishonestly. अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने ज़बरदस्ती उसके हाथ से वो चीज़ क्या है? ली है, उसकी कंसेंट के बगैर उठाई नहीं। अगर यहाँ पर ये चीज़ आ जाती कि वो जाता है जेड की दुकान पे और जेड अपनी दुकान पर मौजूद नहीं था, ए वो घड़ी उठा के ले जाए और बाद में उसको क्या करे? क्लेम करे कि भाई मेरी घड़ी किधर है, तो फिर ये क्या होगा? थेफ्ट। जो मैंने आपको मिसाल दी थी मोबाइल वाले कि क्या कोई बंदा अपनी चीज़ की चोरी कर सकता? तो उसका जवाब था यस, अपनी चीज़ की चोरी की जा सकती है। इफ़ ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच एंड इफ़ जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी, पढ़ते जाइएगा, फॉर द डेट, and A takes the watch out of Z possession with the intention of depriving Z of property as a security from his debt, he commits theft in as much as takes it dishonestly. अगली बात आ गई जनाब। और अगर उसने क्या करने हैं, Z ने घड़ी इसलिए रखी है कि मुझे पैसे दोगे तो अपनी घड़ी ले जाओगे, और वो पैसे दिए बगैर अगर घड़ी वहाँ से उसकी इजाज़त के बगैर उठा कर ले, तो अब ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जनाब, अगेन इफ़ ए हैविंग पांड हिज वॉच टू जेड, वही सेम चीज़ है कि उसको पान कर दी। पान क्या होता है? ये पांड हिज वॉच क्या होता है? मारिया, ये क्या लिखा है इसने? पांड हिज वॉच, ये क्या कर दिया उसने? मोहसिन को 1000 रुपये चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 1000 रुपया। मोहसिन आए मेरे पास 1000 रुपये दे दें, एतमाद ही कोई नहीं है, कुछ चीज़ दे ज़मानत के तौर पे। 1000 रुपये चाहिए भाई, घड़ी दे मैनू, मोबाइल नहीं आवाज दो। मेरे को पैसे ना होए तो फिर, अगर पैसे ना होए तो फिर मैं की कर सा? 1000 रुपये दी ऐसी तो 600 रुपये वाली घड़ी है। हाँ तो ये तो 600 रुपये वाली है। अब क्या हुआ? घड़ी मैंने रख ली और इसको क्या दे दिए? ये है पान। ये क्या है? पान। अब मोहसिन ने क्या कर दिया? अपनी घड़ी पान कर दी। किस लिए मेरे पास है? किस लिए है? एज ए सिक्योरिटी। अब अगर ये घड़ी यहाँ से मेरी कंसेंट के बगैर लेकर जाए, इट्स आ थेफ्ट। क्योंकि घड़ी क्यों रखी हुई है मैंने? एज आ सिक्योरिटी। जब एज आ सिक्योरिटी, तो यहाँ पर अब अगर आप पढ़ेंगे तो लफ्ज़ क्या लिखा होगा? पान। तो पान और मॉर्गेज में क्या फ़र्क होता है? जब किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रखते हैं तो ये क्या होता है? मॉर्गेज। और जब मूवेबल प्रॉपर्टी को रखा जाता है तो ये क्या होता है? पान। पान या प्लेज एक ही चीज़ होती है, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर रखना। उसके बाद है जनाब, अगेन इफ़ ए हैविंग पांड हिज वॉच हो गया, ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन्स मनी फ्रॉम जेड एज अ रिवार्ड फॉर इट्स रेस्टोरेशन, हेयर ए टेक्स डिसऑनेस्टली, ए हैज़ देयरफॉर कमिटेड थेफ्ट। जानबूझकर कुछ चीज़ इसलिए छुपा ली है कि जब वो ऐलान करेगा कि मैं पैसे दूंगा। पता है जनाब क्या हुआ? एक बार मेरी यहाँ से मोबाइल गुम हो गया, तो मैंने ऐलान किया कि यार अगर कोई बंदा मेरा मोबाइल तलाश करके लाएगा तो मैं उसको 2000 रुपये इनाम दूंगा। अगली बार एक बंदे ने क्या किया, यार पिछली बार 2000 इनाम फलां को मिला था, सर का मोबाइल गुम होता तो सर फ़ौरन पैसे की अनाउंसमेंट करते हैं। चोरी करने से कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो मोबाइल इसलिए छुपा रहता है कि जैसे ही ऐलान होगा तो मैं मोबाइल लाकर क्या करूँगा? दे दूँगा। तो क्या उसने कर दिया? थेफ्ट कर दी। थेफ्ट का इरादा उसका था नहीं, बट अगर ये भी इरादा था तो फिर भी उसने क्या कर दिया? चोरी कर दी। अच्छा जनाब, उसके बाद है जी, ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड लाइब्रेरी इन जेड एब्सेंस एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट फॉर द पर्पज मेयरली ऑफ रीडिंग इट एंड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। हेयर
It is probable that A may have conceived that he had Z implied consent to use Z book. If this way A's impression A has not committed theft. क्या मतलब हुआ, अगर कोई बंदा हमारी लाइब्रेरी में गया और वहाँ से किताब ये सोच कर ले गया कि जी मैं उसको पढ़ के वापस कर दूँगा, तो चोरी नहीं है। अगर वो ऐसा करने वाला मोहसिन था, ऐसा करने वाला शुएब था, या ऐसा करने वाला ज़हीर था। वजह कि इन लोगों को मैंने कहा है कि अगर कोई लेक्चर देने के लिए, किसी मकसद के लिए, केस के लिए ज़रूरत हो तो आप किताब वहाँ से आर्जी तौर पे ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने क्या किया हुआ, सबको स्ट्रिक्टली मना किया, कोई और बंदा किताब लेकर नहीं जा सकता। तो अगर ये लोग मेरी कंसेंट के बगैर ले जा रहे हैं तो इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। कोई और बंदा इस बेस पर ये नहीं कह सकता कि जनाब बिल्कुल मेरा इरादा चोरी का नहीं था, मैं तो पढ़ने के लिए लेकर गया था। और भाई जब इजाज़त नहीं है तो इट मीन्स कि आपने क्या किया है, थेफ्ट कमिट की है। उसके बाद ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेड वाइफ, शी गिव्स ए मनी, फूड एंड क्लोथ्स which A knows to belong to Z, her husband. Here it is probable that A may conceive that Z's wife is authorized to give money. If this was A's impression, A has not committed theft. वो अगर बीवी किसी को कोई चीज़ उठा करते हुए वो वैसे ही theft में नहीं आता। A is the brother of Z's wife. She gives a valuable property which A knows to belong to her husband Z, and to be such property as she has not authorized authority from Z to give. If A takes the property dishonestly, he commits theft. अब अगर एक बंदे को पता है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने इस शुएब को मना किया, क्या मना किया कि यार एक बात क्लियर कर लो, मेरे ऑफिस में जो चीज़ें पड़ी हैं ना, किसी भी सूरत में तुम अगर लेकर गए फलां फलां चीज़, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मना कर दिया मैंने। अब मैंने इसको बता दिया, इसको मना किया। अब ऑफिस का कंट्रोल किसके पास है, वो सैमा के पास है। उसको इस चीज़ का पता नहीं है। ये जाता है सैमा के पास, उसे कहता है कि वो फ़लाँ चीज़ मुझे दे दो। अब उसको इतना पता है कि ये मेरी फाइल्स वहाँ से लेकर जाता रहता है, रूटीन में क्या करता है, ये जाता है। अब उसको असल चीज़ का पता नहीं है। उसने क्या किया, फ़ाइल उठाकर वो चीज़ उठाकर इसको दे दी, ये लेकर चला गया। मैंने क्या किया, मैंने जब किसी की कंसेंट के साथ लेके जा रहा है, विदाउट कंसेंट लेके जा रहा है, नीचे से कंसेंट है ना, किसी की कंसेंट से लेकर चला गया। अब मैं अगर यहाँ पे इसके ऊपर पर्चा करवाऊँ थेफ्ट का, तो ये कहता जी मुझे तो वो फलां बंदे ने उठा कर दी थी, मुझे क्या किया था, फलां बंदे। तो मैं कहता हूँ भाई उसको तो पता नहीं था कि वो चीज़ वहाँ से जानी कि नहीं जानी, तुम्हें पता था ना कि तुम ये चीज़ यहाँ से ले नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, थेफ्ट। अब इस इलस्ट्रेशन को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थेफ्ट है कि नहीं है। ऐसे ही है। तो अब बात उसमें असल जो है ना, अगर हम वाकई कानून पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो ये तरीका है। एक सेक्शन में कितना टाइम लगा है। अभी भी हमने ना केसला पढ़ा है, ना इसकी कोई और तफसील पढ़ी है, लेकिन मजबूरी अभी हम यहाँ पे इस तरह नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप क्या किया करें, रीड ज़रूर किया। इलस्ट्रेशंस के बगैर कानून पूरा नहीं है, एक्सप्लेनेशंस के बगैर कानून पूरा नहीं है। यहाँ पर हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम इतनी तफसील से आपको पढ़ा नहीं सकते। अब ये चीज़ें क्लियर होगी। थेफ्ट की पनिशमेंट, उसमें कोई कंसेप्ट कोई नहीं होता। वापस करो भाई, ये तो 1000 रुपये के तो तुम्हें रख लेता है, तो 1000 की कोई नहीं है। ठीक। थेफ्ट की कितनी सज़ाएं हैं। नॉर्मल थेफ्ट, नॉर्मल थेफ्ट का मतलब क्या है, गली कूचे में, घर से बाहर, किसी भी और प्रॉपर्टी पे थेफ्ट 3 साल। डिवेलिंग हाउस, जहाँ पे कोई बंदा रहता हो, वहाँ पर चोरी की सज़ा 7 साल। क्लर्क चोरी करे, सर्वेंट चोरी करे, 7 साल सज़ा। ऑटो थेफ्ट, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, इंजन, कोई भी इस किस्म की चीज़ चोरी की जाए तो सज़ा कितनी हो जाएगी, 7 साल। 379 में कितनी सज़ा है चोरी की, सिंपल। 379 में कितनी है, आम चोरी। 380 चोरी कौन सी हो गई, डिवेलिंग हाउस, सज़ा कितनी हो गई, डिवेलिंग हाउस की सज़ा हो गई 7 साल। अगली चोरी 381 में कौन सी होगी जनाब, थेफ्ट बाई क्लर्क सर्वेंट, कितनी सज़ा हो गई, 7 साल। तो जो थेफ्ट की किसने, क्लर्क ने, या किसने की, सर्वेंट ने, 381 कितनी सज़ा हो गई, 7 साल। 381 ए कौन सी है जनाब, कार और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑटो थेफ्ट जिसको कहते हैं, इसकी भी सज़ा कितनी है, 7 साल इसकी सज़ा है। और थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड काज डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, 10 साल तक थेफ्ट की सज़ा कब है, थेफ्ट और से सुने, है क्या, थेफ्ट। 382 है थेफ्ट, सज़ा कितनी हो रही है, सज़ा कितनी हो रही है, 10 years। अब ये किसी को समझ आया कि यार ये क्या है तो थेफ्ट, है तो थेफ्ट, लेकिन सज़ा कितनी है, 10 साल।
थेफ्ट कब है? थेफ्ट कब है? जब तक वो आपके नॉलेज के बगैर। अब अगर कोई बंदा अपने पास पिस्टल लेकर, गन लेकर आपके घर में चोरी से जाए और चोरी करके आ जाए, आपका आमना सामना उससे हुआ नहीं है, लेकिन पिस्टल ले जाने का मकसद क्या था? क्या मकसद था कि अगर कोई सामने आया तो मैं क्या करूंगा, उसको गोली मार दूंगा। अब इस सेक्शन को दोबारा पढ़ लें कि उसने की थेफ्ट ही है, क्योंकि अगर आमना सामना होता तो थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। है थेफ्ट, लेकिन जिस तैयारी के साथ वो गया था वो ये थी कि अगर कोई मेरे सामने आया थेफ्ट के दौरान तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें क्या था कि मेड काजिंग डेथ हर्ट। तो जब पिस्टल होता तो पिस्टल क्या होता है? काजिंग डेथ आर हर्ट, उसकी प्रिपरेशन होती है। अब सिंपल थेफ्ट है और सजाएं कितनी आ गई जनाब इसमें 382 तक मिलाकर, 1 2 3 4 और 5। तो जब तक इस तरह करके नहीं लिखेंगे तब तक आपको एक्चुअल जो नंबर हैं, मार्क्स हैं पेपर के हवाले से, वो नहीं मिलेंगे। और जितने बच्चे ये इस पेपर में हुए हैं वो ऐसे ही लिखने वाले थे। अगर उसमें से एक बच्चे को मैंने बुलाया, अगर वो आता है ना, तो उसकी मैं सिर्फ आपको किताब दिखाऊंगा, आप देख के परेशान हो जाएंगे। उसकी किताब के हर लफ्ज़ के ऊपर हाईलाइटर लगा होगा, हर लफ्ज़ के नीचे लाइन लगी होगी और उसके साथ एरो लगाकर उसने उसका क्या लिखा हुआ होगा, मतलब लिखा होगा। हर 2 सफ़े के दरमियान एक उसका सफ़ा पड़ा होगा जिसके ऊपर उसने अपने क्या लिखे होंगे, नोट्स। और ये उसके नोट्स थे, उसने इसके अलावा किसी और नोट्स पे रिलाए नहीं किया। यही प्रिपरेशन है कि जो शख्स ख़ुद से लिखना जान गया, जिसके नॉलेज में ये सारी चीज़ें हों कि वो उसको अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि प्रोपोजिशंस के बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ गई है। एग्जामिनर सेम चीज़ को 10 तरह पूछ सकते। जैसे क्या हुआ, एग्जीक्यूशन मैंने आपको पढ़ाया, सवाल इवन मैंने जो पढ़ाया वो पूछा, जो दिया था वो और था। सब लोगों ने क्या किया? कोई बंदा उस प्रॉपर क्वेश्चन को उसकी तरह अटैम्प्ट कर ही नहीं सका। तो बेसिकली क्या चीज़ है, आपने समझना सीखना क्या है कि ये पार्ट टाइम स्टडी, इसमें से अभी तक जो मैंने 4 बच्चों को देखा, कोई भी पार्ट टाइम स्टडी वाला 22 लाख कोई भी नहीं है। सब वो हैं कि जो ट्रू हार्ड वर्कर थे, जिनका था कि बस एक ही उनका टारगेट था कि हमने क्या करना है, बस ये पोस्ट। तो वो इस किस्म के लोग थे। तो जब तक आप उस लेवल तक नहीं जाएंगे तब तक आप ये मत सोचें कि आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एक्सटॉर्शन की तरफ चलेंगे जनाब, ये होगी थेफ्ट। थेफ्ट के बाद क्या होगी जनाब? एक्सटॉर्शन। थेफ्ट के बाद चलते हैं एक्सटॉर्शन की तरफ। एक्सटॉर्शन के लिए कौन सा हमारा सेक्शन आ गया? 383 आ गया। हुएवर इंटेंशनली, शर्त यह है क्या है? इंटेंशनली, इंटेंशन होना जरूरी। इंटेंशनली किसी को पुट इन फेयर करना, लेकिन इसमें है क्या? पुट इन फेयर। इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, सिर्फ आपने उसको क्या किया है? इंटेंशनली पुट इन क्या किया है? फेयर। तो इंटेंशनली आपने किसी को क्या किया जी? पुट इन फेयर किया ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर एंड देयर बाय। फेयर किस चीज का है कि मैं आपको क्या करूंगा? इंजरी टू पर्सन, एक तो ये करूंगा, या क्या किया? एनी अदर पर्सन। इंजरी टू दैट पर्सन और इंजरी टू एनी अदर पर्सन, मतलब मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हारे बेटे को, बीवी को, बहन को, भाई को, किसी को भी क्या करूंगा? मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। क्यों पहुंचाऊंगा? किस लिए पहुंचाऊंगा? कि अगर ये ना करे तो तुम क्या करो, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हवाले कर दो। यहां पर लफ्ज उसने मूवेबल नहीं लिखा, खाली क्या लिखा है? प्रॉपर्टी। तो ये ऑफेंस क्या कहलाएगा? एक्सटॉर्शन। किसी को पुट इन फेयर, किस चीज का फेयर? फेयर ऑफ इंजरी। इंजरी टू होम? टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। और उसको कहा जाए कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मेरे हवाले नहीं की तो मैं आपके खिलाफ ये सब करूंगा। तो ये ऑफेंस क्या कहलाएगा? एक्सटॉर्शन। अब देखें धमकी क्या है। मोहसिन अगर तुमने अपनी ज़मीन के कागजात पे दस्तखत ना किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धमकी क्या हो गई? बड़ी छोटी? बड़ी। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। धमकी छोटी बड़ी? छोटी। तो जितनी बड़ी धमकी सज़ा उतनी बड़ी, जितनी छोटी धमकी सज़ा उतनी। तो सज़ा इसकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? धमकी की नेचर पे, कि जो धमकी दी है उसकी नेचर क्या है। यही नीचे अगर इसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ते जाएं, इलस्ट्रेशंस। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। आजकल बड़ा कॉमन है जनाब, अगर तुमने मुझे इतने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारी तस्वीरें क्या कर दूंगा? वायरल कर दूंगा। तो वो क्या है? बेसिकली थेफ्ट तो नहीं है, पैसे तो आप उससे ले रहे हैं। ये क्या है? एक्सटॉर्शन। अब जितने भी इस किस्म के ऑफेंसेस हैं 780 के बाद एक्सटॉर्शन के ज़्यादातर केसेस कहाँ पे जाते हैं? एंटी टेररिज्म एक्ट उसके सेक्शन 7 के तहत उनको पनिश किया जाता है। मैक्सिमम पर्चे किसके तहत कटते हैं? 780 के तहत कटते हैं। आजकल अगर कोई किसी को फ़ोन करते मजाक में भी
तो पुलिस उठा कर ले जाती है और कौन सा पर्चा काटती है उसके ऊपर, 780A का काट देती है। ए थ्रेटन जेड दैट ही विल कीप जेड चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर वो उसको पैसे ना दे तो क्या ऑफेंस हुआ, एक्सटॉर्शन। ज़मीन के कागजात पे दस्तखत कर दो, नहीं किया तो जान से मार दूंगा, क्या ऑफेंस हुआ, एक्सटॉर्शन। तो इसकी सज़ा क्या है, पहले नंबर पे हूएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अब देखिए इसकी जो पनिशमेंट है 384 में सिंपल एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट कितनी आ गई पहले, 3 years नॉर्मल की, कि अगर कोई और किसी नीचे वाले सेक्शन में फॉल नहीं करेगा तो उसकी सज़ा कितनी होगी, 3 साल। लेकिन अगले स्टेप पे उसकी सिवियरिटी कम करके सज़ा को क्या किया उसने, कम। कैसे कम किया, 385 है जनाब, फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, हूएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स एनी पर्सन इन फेयर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फेयर ऑफ एनी इंजरी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो अब आपने क्या किया, फेयर ऑफ क्या था 385 में, क्या था, फेयर ऑफ इंजरी। अच्छा अगर हम इसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करें, क्रिटिकली क्या करें इसको, एनालाइज, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर वाज रॉन्ग, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, दोनों सेक्शंस को पढ़ें। मुझे ये बताएं कि 384 क्या था, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन में है क्या, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है, पुट एनी पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी। तो जो आपने वो 384 में सजा बयान किया है एक्सटॉर्शन की, वो टू पुट एनी पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी ही तो है। तो फिर ये कोई अलग से आपने इसको लिख दिया और उसकी सजा को क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। अगर आप दोनों सेक्शन को देखें, हु कमिट्स एक्सटॉर्शन, हु कमिट्स एक्सटॉर्शन, ठीक हो गया। एक्सटॉर्शन के लफ्ज़ को रिप्लेस करें, एक्सटॉर्शन का लफ्ज़ रिप्लेस किया, इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फेयर ऑफ एनी इंजरी, यही है एक्सटॉर्शन। तो अगर इस लफ्ज़ को मैं रिप्लेस करूं, हूएवर पुट्स एनी पर्सन इन फेयर ऑफ एनी इंजरी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। और नेक्स्ट आप क्या कहते हैं, हूएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग द एक्सटॉर्शन पुट्स एनी पर्सन इन फेयर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी। हाँ, अगर इसमें अगली बात तक वो चलता अटेम्प्ट्स, तो फिर तो 2 साल की सज़ा ठीक थी कि एक्सटॉर्शन में पुट कर दिया तो सज़ा कितनी होगी, 3 साल, और अगर अटेम्प्ट किया तो सज़ा कितनी हुई, 2 साल। तो फिर भी बात एक लिहाज से बनती थी कि हाँ जी, क्योंकि इसमें असल चीज़ क्या है, अटेम्प्ट। लेकिन अटेम्प्ट नहीं है, पुट भी है और दूसरा क्या है, अटेम्प्ट भी है। तो पुट की हद तक लेजिस्लेचर इज़ रॉन्ग। अब अगर कोई बंदा कहे नहीं जी वो तो हो ही नहीं सकता गलत, आप ऐसे ही कर रहे हैं, ओ भाई गलतियां हैं इन किताबों में बहुत से भी ज़्यादा। अंग्रेज़ कोई इंसान ही थे, वो कौन सा जनाब, कोई ऐसे लोग थे जिनसे गलती नहीं हो सकती थी। हाँ, मसला ये है कि जिन्होंने उनकी गलतियाँ निकालनी है वो उस गलती को क्या करने के पीछे पड़े हुए हैं आजकल, गलत लाइन को भी क्या करते हैं, वो दुरुस्त साबित कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा था और बिल्कुल ठीक था। आप समझने के लिए सिर्फ ये कर लें कि अगर कोई अटेम्प्ट करेगा तो कितनी सज़ा होगी उसकी, 2 साल, और अगर कोई नॉर्मल एक्सटॉर्शन करेगा तो सज़ा कितनी है, मैंने लफ्ज़ का यूज़ किया नॉर्मल एक्सटॉर्शन। नॉर्मल एक्सटॉर्शन में क्या है, फेयर ऑफ क्या है, फेयर ऑफ इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है, कोई भी नुकसान, प्रॉपर्टी का, पर्सन का, उसकी रेपुटेशन का, किसी भी किस्म का जो नुकसान उसको पहुंचाने का ख़तरा। तो फेयर ऑफ क्या है यहाँ पे, इंजरी है। अब 386 में चले जाएं, फेयर ऑफ डेथ, फेयर क्या बढ़ गया, डेथ का होगा तो सज़ा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, 10 साल तक सज़ा, और शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 386 में आगे चले गए, 386 में कैसे आगे गए, किस फेयर में चले गए, फेयर ऑफ किस में रखा, डेथ। फेयर ऑफ इंजरी में कितनी सज़ा थी, फेयर ऑफ इंजरी में 3 साल, अटेम्प्ट ऑफ इंजरी 2 साल, फेयर ऑफ डेथ सज़ा कितनी हो गई, 10। अच्छा अब देखते जाइएगा, 10 के साथ फाइन क्या हो गया, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और 2 और 3 के साथ क्या हुआ, और जब तक थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के क्वेश्चन में एक एक सज़ा और एंड के साथ बाकायदा तरीके से सेक्शन के हवाले से नहीं लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। और ऐसा सिर्फ उस सूरत पॉसिबल है कि जब आपका हर रोज़ ये हो कि कल मेरा पेपर है और मैंने उसके लिए अप टू द मार्क तैयारी करनी है, नोट्स आर जस्ट फॉर गाइडेंस, उनके साथ मिलाकर बेयर एक्ट को पढ़ के अप टू डेट केस ला, उन नोट्स के अंदर पेज इसलिए छोड़ा है कि आप उसमें क्या करें, मेंशन करें। जहाँ पर कोई हेडिंग्स ऐसी है कि उसमें सेक्शन मेंशन नहीं है बट वो किसी सेक्शन के अल्फाज है, तो आप उस पर क्या करें, अपने नोट्स के ऊपर मेंशन करें। नोट्स के ऊपर आपने इनफेक्ट पढ़ना है, ये नोट्स याद नहीं करने हैं, नोट्स के ऊपर आपने क्या करना है, पढ़ना है और उसको तैयार करना है, अगर आप वाकई इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो आगे चले जनाब, पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ आर ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब क्या हुआ जनाब,
एक्सटॉर्शन 386 में क्या था? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ आर ग्रीवियस हर्ट। और 387 क्या है? पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। फिर दोनों एक जैसी हेडिंग आ गई, फ़र्क क्या है? नहीं वो लेकिन सेंस क्या है? अभी दोनों पढ़ते हैं ना, नीचे को फ़र्क है कि नहीं है? Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or by or of grievous hurt to that person or to others shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 10 years. Whoever in order to committing of extortion puts or attempts, तो फ़र्क यही है कि puts or attempts। तो बेसिकली जो फ़र्क 10 और 7 साल का भी आया तो उसमें असल फ़र्क क्या आ रहा है? असल फ़र्क क्या आ रहा है? अटेम्प्ट्स। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा कि उसमें एक में इंजर करना और एक में क्या करना, उसके लिए अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट का मेन लफ्ज़ है जो दोनों में मिसिंग है। जहाँ पे अटेम्प्ट का लफ्ज़ नहीं है वहाँ पर सज़ा क्या है? ज़्यादा। और जहाँ पर अटेम्प्ट का लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पर सज़ा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 10 साल तक की सज़ा, कि मैं तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दूँगा। धमकी क्या दे रहा है? चोरी की नहीं, मारने की नहीं, इल्ज़ाम लगाने की। कौन सा इल्ज़ाम? एक ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगा जिसकी सज़ा क्या है? डेथ सेंटेंस। वो बंदा आपको थ्रेट दे रहा है, और थ्रेट किस चीज़ का दे रहा है? एक्यूजेशन का, कि वो आप पर इल्ज़ाम लगाएगा। कौन सा इल्ज़ाम लगाएगा? जिसकी सज़ा क्या होगी? डेथ। तो ऐसी सूरत में ऐसे इल्ज़ाम लगाने पर आपको वो क्या होगा? ऐसी एक्सटॉर्शन की सज़ा कितनी हो सकती है? 7 साल तक उसकी सज़ा हो सकती है। उसके बाद है जी पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस। तो अगर उसके अलावा किसी और ऑफेंस के लिए करेगा तो सज़ा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? उसकी थोड़ी सी कम। ये क्या था? ये था थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, थेफ्ट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी शख्स की कंसेंट के बगैर उसकी पोजेशन से मूव करना। और ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की, तो कोई भी प्रॉपर्टी इवन इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल, उसकी कंसेंट है बट द कंसेंट इज़ नॉट फ्री, क्योंकि कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू कीपिंग दैट पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी। कौन सी इंजरी? जैसी इंजरी का ख़तरा वैसी ही सज़ा क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती चली जाएगी। तो अब जब हम इससे आगे चलेंगे, ये तो हो गया, क्या हो गया? थेफ्ट। और थेफ्ट के साथ क्या हो गया? एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम रॉबरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो कहता है कि रॉबरी खुद कुछ नहीं है, इन एवरी रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो क्वेश्चन रेज होगा कि व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी और व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो हम आगे वो करते हैं। जी जनाब, कोई सवाल है तो पूछ लें। क्वेश्चन?